अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद जामी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई अदालती फ्रंट्स के ऊपर, जहां हमने देखा कि जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें 6 नए जजेस सुप्रीम कोर्ट तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। 7वां जज, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, वो कायम मुकाम तौर पर सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा होंगे। 2 जज साहिबान सिंध हाई कोर्ट से बशमूल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। 2 जज साहिबान पेशावर हाई कोर्ट से बशमूल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम ये गए हैं ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक एलिवेट हुए हैं और बलुचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ ये सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा होंगे। अलबत्ता जस्टिस हसन गुल हसन औरंगजेब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये कायम मुकाम तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। इस बीच में जो लाहौर हाई कोर्ट से 2 जजेस ने ऊपर जाना था, ये फैसला मौखर कर दिया गया। ये सब कैसे हुआ, कब हुआ? आज दिन भर वकला ने एहतजाज भी किया इस्लामाबाद की मुख्तलिफ सड़कों को ब्लॉक करके श्रीनगर हाईवे को। और अली जफ़र साहब हूँ, बैरिस्टर गौहर हूँ या जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब हूँ, इन्होंने जुडिशल कमीशन के इजलास का बॉयकॉट भी किया। कुछ तल्ख कलामी भी एक दूसरे के साथ हुई, लेकिन इस सब के बावजूद ये जजेस सुप्रीम कोर्ट जा चुके। अब अगर फुल कोर्ट बुलाया जाएगा तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। अब कुछ तजिया निगारों का मानना है कि 26वीं तरमीम भी महफूज है। PTI का एहतजाज, वकला का एहतजाज, कुछ जज साहिबान का एहतजाज वो अपनी जगह रहा, लेकिन अमल दरामद उन फैसलों पर हो चुका जिनकी तफसील मैंने आपकी खदमत में पेश की। इस बीच PTI ने जलसा भी किया सवाबी में, और फिर उनकी हमशीरा भी उनसे जाके मिली इमरान खान साहब से, जिन्होंने कहा कि वो अब एक और ख़त लिखने जा रहे हैं। जो गुफ्तगू उन्होंने सहाफ़ियों से की इमरान खान साहब ने, उसमें वो कह रहे हैं कि वो बातचीत का फ़ायदा नहीं है, कोई उम्मीद उन कहते हैं नहीं थी बातचीत से। वो ये भी कहते हैं कि ये पार्लिमान फंक्शनल नहीं, ये फ्रॉड पार्लिमान है। जब ये सूरत हाल होगी तो मामला आगे कैसे बढ़ेगा? और ये जो नया जजेस की अपॉइंटमेंट हुई, इससे क्या तासुर और क्या पैगाम जा रहा है, इस सब पर बात करने के लिए हमने जहमत दी है सियासतदान जनाब फवाद चौधरी साहब को, PTI के सीनियर रहनुमा जनाब ओन अब्बास पप्पी साहब को, नून लीग के सीनियर रहनुमा जनाब राना एहसान अफजल साहब को। बारी बारी इनसे बात करेंगे। पहले वह सब खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। ये 6 जजेस तैनात हो गए और 7वें कायम मुकाम होंगे। लाहौर हाई कोर्ट के बारे में फैसला नहीं हो सका, तो गोया अब अगर फुल कोर्ट बुलाया जाएगा तो जो उम्मीदें PTI के चाहने वालों को थीं वो बार नहीं आएंगी। जैसा मेरे ख्याल आपका म्यूट है सिस्टम, जो स्काइप है। जी तरमीम जब मंजूर हुई थी उसी वक्त ये बात सामने आ रही थी कि इसका मकसद कोर्ट पैकिंग है। कोर्ट पैकिंग एक ऐसी इस्तिलाह है जो बुनियादी तौर पे 1937 में अमेरिका में, जब उस वक्त के सदर रोजवेल्ट थे गालिबन, उन्होंने कोशिश की कि अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें उनके हम ख्याल जजेस जो हैं वो भर दिए जाएं। लेकिन वहाँ पे कांग्रेस ने उनकी ये जो थी ख्वाहिश वो पूरी नहीं हो सकी। लेकिन कोर्ट पैकिंग की ये जो कोशिश है वो पाकिस्तान में बहरहाल कामयाब हुई है, और पहली बार नहीं हुई। हर मार्शल लॉ दौर में ऐसे ही कोर्ट पैकिंग जो है वो हुई है, और उसके बाद जदोजहद जारी रही है। अब असल में जो ये जो मूव है उसके नतीजे में पाकिस्तान में जो इदारों की क्रेडिबिलिटी है, जिस पर पहले ही बड़ा एक सवालिया निशान था जुडिशल इदारों की, उस पर बिल्कुल ही एक जो एतमाद है वो ख़त्म हो गया है। और अब लोग जो है वो जुडिशरी की तरफ बिल्कुल ही नहीं देख रहे कि वो कोई तब्दीली ला सकते हैं या कोई वहाँ से रास्ता निकल सकता है। आपको याद होगा कि इमरान खान पहले बार बार ये बात करते रहे हैं कि जुडिशरी जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उससे लोगों को, आवाम को उम्मीदें हैं। अब जाहिर है कि ये उम्मीदें जो हैं वो इस आज फैसलों के बाद वो भी मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म हो गई हैं। चौधरी साहब, आप माजी का आप अमेरिका का हवाला तो दे रहे हैं, कोर्ट पैकिंग की तरह का आगाज़ का हवाला दे रहे हैं। क्या ये बात भी एक बिटर रियलिटी नहीं है कि पाकिस्तान में हर दौर में ऐसी कोशिश की गई, कोर्ट पैकिंग नज़र आई, अपनी मन मर्जी के जज रखे गए, फटा किया गया? ये बात सही है। ये एक्चुअली अगर आप देखें कि अल जहाद ट्रस्ट केस से पहले ये सिलसिला जो है वो ज़्यादा रैम्पेंट था। एक जो पिछले तकरीबन 20 साल में इसमें बेहतरी आई थी पाकिस्तान में, और हमने देखा था कि आज़ाद जजेस जो हैं बहरहाल वो अपॉइंट हो रहे थे। और ओवरऑल जुडिशरी का जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का जो स्टैंडर्ड है वो उतना बेहतर तो नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल वो 1990 की दहाई से 1980 की दहाई से
बहुत बेहतर जजेस जो हैं वो आ रहे थे। लेकिन अब तो बिल्कुल ही मामला जो है वो वन साइडेड हो गया है एंड वी आर बैक इन 1980s एक्चुअली। सो ये काफ़ी बड़ा रिवर्सल लाया है जुडिशरी में। जहाँ पे हमने आगे जाना था वो हम बहुत ही उसमें पीछे आ गए हैं, और अब ज़्यादातर जजेस जो अपॉइंट भी हो रहे हैं उनके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात भी हैं। उनके ऊपर जो है वो एतमाद भी नहीं है, और वकला ने जिस तरह से आज आपने देखा ही बहुत बड़ी तादाद में वकील आज बाहर जमा हुए, उन्होंने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। लेकिन ओवरऑल पॉलिटिक्स में मैं समझता हूँ, जो मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी हम बात कर रहे थे कि जो पीटीआई की जो हिकमत अमली है वो ना होने की वजह से जो एक और जो एक समझिए कि कोशिश जो है वो कामयाब हुई है हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की। आप ये देखिए ना, यहाँ पे अगर मुज़ाकरात की कहानी हो, उससे उठ जाना, उनका बायकॉट कर देना, या आज जुडिशल कमीशन का इजलास था, वहां से बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर का बायकॉट करना, ये क्या कुछ सेन मूव है? इससे क्या फायदा होगा? या इससे बेहतर था कि बैठे रहते, इजलास का हिस्सा रहते, मुज़ाकरात का हिस्सा रहते, कुछ होता हाथ में बात करने को? देखिए, बात यह है कि एक प्रोसेस जो पहले से ही रिग्ड है, ये पहले से ही मैनिपुलेटेड है, और पहले से ही पता है कि इसका नतीजा ये निकलना है, तो उसको लेजिटिमेसी देने की फिर क्या ज़रूरत है? अब कम से कम ये जो नोट है 4 मेंबरान का, वो अब हिस्सा है रिकॉर्ड का, कि वो क्यों इसका हिस्सा नहीं बन रहे। और मेरा ये ख्याल है कि इस प्रोसेस को जो लेजिटिमेसी नहीं दी गई वो ज़्यादा मुनासिब है, बजाय इसके कि वो वहाँ बैठ के इसको लेजिटिमेसी देते। तो ये फैसला जो है ये तो दुरुस्त है। लेकिन असल बात ये है कि देखिए, सीधी बात है, अगर तहरीक इंसाफ जो है वो लाखों लोगों के साथ इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकती इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद, तो मैं समझता हूं कि जो गोलियों में और तशद्दुद और बर्बरियत का जो मुज़ाहरा हम गुज़श्ता 3-4 सालों से देख रहे हैं पाकिस्तान में, उसमें ये कोई नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी तो नहीं है। लेकिन बहरहाल जब एक एबनॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी है तो फिर उसके जवाब में आपको अपनी हिकमत अमली भी सुपीरियर बनानी पड़ती है। और आपके प्रोग्राम में बेशुमार दफ़ा मैं ये बात कर रहा था कि आपको ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस चाहिए। अब उसमें 6 महीने की जो देरी हुई है, दैट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ के 26वीं तरमीम मंजूर हो गई, जुडिशरी बाहर हो गई, उसके बाद जो तमाम सिस्टम के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के तरीके थे वो ख़त्म हो गए, और अब सवाए इसके कि आप सड़क पे आए और एक अवामी ताकत से कोई फैसला तो हो। सब एक बिटर रियलिटी है ना, पीटीए के चाहने वालों के लिए एक बिटर रियलिटी है। इसकी रीजन ये हो सकती है कि बहुत ज्यादा रिलायंस पॉपुलैरिटी के ऊपर कोई इनकलाब बर्पा होने की तवक्को थी शायद, या फिर बाहर से कोई आवाज उठने की उम्मीद थी। ये 2 रीजंस हो सकती हैं, अदरवाइज तो मुझे समझ नहीं आती कि क्यों अलायंस के ऊपर या कोई स्ट्रेटजी को बेहतर करने के ऊपर गौर क्यों ना किया गया। इन 2 रीजंस के अलावा और क्या जहन हो सकती चीज हो सकती है? जो कैपेसिटी है वो भी बहुत महदूद है। जो लीडरशिप है इस वक्त, उसकी जो ओवरऑल पॉलिटिकल कैपेसिटी है वो इतनी महदूद है कि उससे किसी किस्म की कोई भी इस तरह की तवक्को करना बड़ा मुश्किल है। और मेरे ख्याल में अब भी जो पीटीआई को एक ये कहना, मुज़ाकरात, देखिए मुज़ाकरात ही होने हैं, मुज़ाकरात के अलावा तो कोई सलूशन जो है वो नहीं है। और ये बात सही है कि इस पार्लियामेंट की नुमाइंदा हैसियत पे सवालिया निशान है, इसकी कैपेसिटी के ऊपर सवालिया निशान है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि अल्टीमेटली पॉलिटिकल सलूशन ही पाकिस्तान का हल है। और अगर हम ये आप एक अरसे से कह रहे हैं, आप उन चंद एक सियासतदानों में से हैं बार बार पॉलिटिकल डायलॉग, ग्रैंड डायलॉग की अहमियत पे जोर देते हैं और उसे वे फॉरवर्ड करार देते हैं। लेकिन मैं बहसत सहाफ़ी तब क्या करूं जब मुझे आज रिपोर्ट मिलती है कि इमरान खान साहब ने जो जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू किया, उसमें वो कह रहे हैं कि बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए मैंने टीम को कहा था, और पार्लिमान फ्रॉड है, और ये वज़ीर आज़म सदर, इनसे कोई उम्मीद नहीं है, और बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं है। जब ये बात वो कहें और ये भी कहें कि ख़त इसलिए लिखा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि जमहूरी रास्ते ख़त्म हो चुके थे, तो फिर मुझे तो यही लगेगा कि एज इफ़ के पॉलिटिकल किसी भी प्रोसेस से पीटीआई या खान साहब टोटली आउट है, किसी और रास्ते या किसी और दर की जानिब देख रहे हैं। नहीं, देखिए ना, वो तो रास्ते तो हुकूमत ने खुद ही ख़त्म कर दिए हैं। जब जुडिशरी ख़त्म कर देंगे आप, जब आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं उनको कोई रिलीफ देने को तैयार नहीं है, और आपका मुद्दा सिर्फ यही है कि कोएर्जन के ऊपर बुनियाद रख के एक हर तरीके से लोगों को दबा के जबर करके ही आपने जो है वो हुकूमत करनी है, तो फिर जाहिर है कि रिस्पांस जो है वही होगा जो आज खान साहब ने दिया है।
लेकिन देखिए मेरी नज़र में इससे हुकूमत के अंदर कुछ स्टेबिलिटी नहीं आ जाएगी। इससे पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम, जुडिशरी को फतह करने से पाकिस्तान में कुछ सियासी इस्तेहकाम नहीं आ जाना। ये सियासी इस्तेहकाम और ख़राब होगा, लोगों की उम्मीदें और टूटेंगी, मायूसी और बढ़ेगी और इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी और बढ़ेगी। लिहाजा अल्टीमेटली हुकूमत को और पीटीआई को बहरहाल बैठना पड़ेगा। अब इसका तरीक़ाकार क्या होगा, कैसे होगा, उस पे देख सकते हैं कि कैसे होगा। कैसे मिल बैठे? अब पहले जो डायलॉग का प्रोसेस हुआ वो ख़त्म हो चुका, अब आप मौलाना और दीगर के साथ मिलने की कोशिश करें, लेकिन वहाँ भी कोई कंक्रीट ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं है, अभी भी एतमाद की कमी है। पीटीआई ऐसा क्या करे कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस भी मुतहरिक हो और डायलॉग की कोई ऑप्शन भी खुले? ऐसा क्या करे? व्हाट डू यू सजेस्ट? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में ये तो हुकूमत को चाहिए कि वो रास्ता खोले और मैंने पहले भी अर्ज किया था कि पीटीआई से बराह रास्त जो मुज़ाकरात हैं अब इनका फ़ायदा नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि जो तलखियाँ हैं वो बड़ी ज़्यादा हैं और बेहतर हाल ये होगा कि आप जो अलाइज़ हैं, यानी अचकज़ई साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, इन लोगों को दरमियान में शामिल करके तो फिर जो मुज़ाकरात हैं उनकी तरफ बढ़ा जाए। और अब भी मेरा ख्याल यही है कि हुकूमत में और पीटीआई का जो फ़ायदा है या डायलॉग को अगर हम एक ले जाना चाहते हैं, एक पूरे फ्रेमवर्क के साथ आगे ले जाना चाहते हैं, तो बेहतर यही होगा कि हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान साहब को और अचकज़ई साहब को और शाहिद खाकान अब्बासी साहब को अपने इस एम्बिट में शामिल करे, इनसे गुफ्तगू करे और इनके ज़रिए बातचीत आगे ले जाने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया जनाब फवाद चौधरी साहब, शरीक गुफ्तगू। लगता है कि अकेली पीटीआई के साथ डायलॉग का इस वक्त फ़ायदा हुकूमत को नहीं होगा। एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनना चाहिए जिसके साथ हुकूमत इंगेजमेंट करे और वहाँ से राह निकल सकती है। हालिया जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जजेस की सुप्रीम कोर्ट की, उसमें फवाद चौधरी साहब समझते हैं कि ये कोर्ट पैकिंग है हम ख्याल जजेस की। हुकूमत अलबत्ता इससे मुख्तलिफ राय रखती है, वो समझते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक जो जिम्मेदारियाँ थी वो पूरी की गई हैं। जो नंबर ऑफ़ जजेस 26वें तरमीम के बाद बढ़ाना थे वो बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं तो सेंटर ऑन अब्बास पप्पी और राना एहसान अफजल से पूछें। लाइव जामे में एक बार फिर से खुश आमदीद। अभी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल साहब ने। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर हैं, हुकूमत के तर्जुमान हैं, एक अरसे से सियासत को देख रखा है इन्होंने भी, इनके अहल खाना ने भी, तो इनको आज हमने ज़हमत दी, प्रोग्राम पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं। जनाब बहुत शुक्रिया। आपकी हुकूमत के पंजाब में गवर्नर हैं, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक, आपके इत्तेहादी हैं। मैं चाह रहा हूँ ज़रा आप देखिए कि वो क्या फरमा रहे थे चंद रोज़ पहले हुकूमत के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से। देखिए राना साहब, अटक पिंडी पूरा पाकिस्तान 47 पे है, ये अगर पीटीआई बात करे तो समझ आती है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये आपके इत्तेहादी कॉन्स्टिट्यूशन उर्दू पर कायम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, कोई जवाब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब चैप्टर है उसको ख़ास तकलीफ रहती है। उसकी वजह यह है कि पंजाब में उस तरीके से ना उनके रिज़ल्ट्स आए, ना उस तरह की रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वो हिस्सा जो है वो शेयर पंजाब की हुकूमत में ज़्यादा मांगते हैं। तो गवर्नर साहब आप इनको देखते होंगे, क्या मांगते हैं? कोई ना कोई जो है, देखिए पावर जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हिस्सा मांगते हैं ना जी, कि उनको और हिस्सा मिले, उनके मुताबिक पोस्टिंग ट्रांसफर्स हो। तो ये सारी चीजें उस वजह से आप पंजाब में देखते हैं कि एक जो फायरवर्क्स हैं वो जरा ज्यादा रहते हैं। अच्छा। एक तो ये हो गया। देखिए, दूसरा मैं गवर्नर साहब को ये मशवरा दूंगा कि अगर उनको लगता है कि कोई फॉर्म 47 के और दीगर मामलात हैं, तो जाहिर सी बात है हम जो रास्ता है उसका वो तो यही है ना कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के पास जाएं, अदालतों में जाएं, तो वहां जाएं। देखें, इस तरह जो है वो जब अपनी ही कोalition पार्टनर्स के खिलाफ वो बात करते हैं तो ये एक अच्छा रिवाज नहीं है। लेकिन मैंने आपको उसकी वजह भी बता दी कि पंजाब को एक खसूसी शिकवा रहता है और वो उसकी वजह यही है कि वहां जब नहीं है इनकी उस अच्छा, मैं ये समझा, मुझे गलत फहमी हुई। मुझे लगा कि आप ये कहने लगे अगर ये फॉर्म 47 की हुकूमत है तो इस हुकूमत के गवर्नर आप क्यों हैं, छोड़ दीजिए ऐसी गवर्नरी को। कहीं आपके ज़हन में ये ख्याल तो नहीं आया आपने तो उन्हें ट्रिब्यूनल भेज दिए? देखिए, नहीं, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट दिया कि उनको ऐसा लगता है तो उनको ये भी कर लेना चाहिए, वो इस्तीफा दे दें। वो बड़े अच्छे तरीके से गवर्नर के ओहदे पे बैठे हुए हैं। लेकिन बहरहाल देखें, मैं मेरी उनसे बेसिकली साफ़ी जब मुलाकात हुई तो मैं तो ये दलील पेश करूंगा
मुझे नहीं मालूम वो एंकर साहब ने उनसे ये सवाल पूछा ही नहीं पूछा, मैं पूछूंगा कि जनाब अगर ये वाकई 47 की हुकूमत है तो छोड़ दीजिए, ऐसी हुकूमत की गवर्नरी लेने का क्या फायदा, क्या मजबूरी है आप? मेरे ख्याल से जब वो बैठे हुए हैं गवर्नर की सीट पे, तो यही तस्दीक कर रहा है कि बिल्कुल ठीक तरीके से वो आए हैं, और इतने अगर वो जो हैं वो ऑनेस्ट उनके ख्याल से हैं और हम गलत हैं, तो फिर उस ऑनेस्टी का ये फरीजा बनता है कि जो आपने तजवीज़ दी है उसको वो एक्सेप्ट कर। नहीं, मेरी तजवीज़ नहीं, मेरा सवाल है, मैं सवाल उठा सकता हूँ, तजवीज़ देना आपका काम है। अच्छा किबला, आप तो मैंने आपको देखा है अरसे से, आप इलाके की सियासत से, आप उन चंद एक लोगों में से हैं जो बड़ी तहजीब से, दलील से, मुहज़्ज़ब तरीके से बात किया करते थे। ये तो की हो गया कुछ अरसे, तो हफ्ते 2 हफ्ते तो मैं देख रहा हूँ आपकी जो एक्स की टाइम लाइन है, वहाँ पे आपका ज़ुबानो बयान, लबो लहजा इंतहाई ज़्यादा उसमें आग गोला बारूद जो है भरा हुआ है। आप जेल में झाड़ू देने की बातें कर रहे हैं, आप 8 फरवरी को 14 फरवरी को मनाने की तजवीज़ दे रहे हैं। ये अचानक से आपके यहाँ तब्दीली कहाँ से आ गई? क़यादत को मुतमईन करना, प्लीज़ करना है, या आप भी उसी रंग में बह गए हैं जिस रंग में अक्सर सियासतदान बह चुके हैं? ये देखिए, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स की फिर मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और जब अगर आप वो एक्स के अंदर आप किसी भी मेरे तहजीबाना कमेंट के ऊपर या ट्वीट के ऊपर अगर आप नीचे कमेंट्स पढ़ेंगे, तो फिर जिस तरह के अल्फाज मेरे लिए वो चुने जाते हैं हमारी मुखालिफ पार्टी से, मैं समझता हूँ मेरे जवाब फिर भी तहजीब के दायरे के अंदर हैं। जो मुझे वापसी उसका जवाब मिलता है वो उससे भी कहीं दर्जे गुना ज्यादा है। तो ये देखें, मेरे ख्याल से जो एक प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा रहा है, और बिल्कुल देखें एक एग्रेशन है जो कि मैं एग्रेसिव, नून लीग को देर नहीं होगी होश आने में कि किस प्लेटफॉर्म पे क्या गुल खिलाने हैं? देखें, मेरे ख्याल से हम भी सीख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि कैसे सोशल मीडिया को मैनेज करना है, लेकिन एक तहजीब के दायरा कार में। मैं अभी भी समझता हूँ कि मेरी सारी ट्वीट्स जो हैं वो एक दायरा कार के अंदर ही होती हैं, लेकिन तनकीद नहीं, कहाँ तहजीब है हजरत, कहाँ तहजीब? आप एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को झाड़ू फेरने का मशवरा दे रहे हैं, ये कोई तहजीब है? वैसे देखें, बात ये है कि जब वो साबिक वजीर आजम जो है उसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो थूकने की बात करें, तो फिर झाड़ू फेरना तो फिर तहजीब के अंदर आ जाता है ना। जब आप एक वो दर्जा हरारत को देखें कि थूकने की बातें हो रही हों, तो फिर आपको किसी ना किसी लेवल पे कोई ना कोई जवाब देना पड़ता है। वो अली अमीन गंडापुर साहब का बयान आप जो स्वाबी जलसे में उन्होंने, उसका आप हवाला दे रहे हैं? मैं ओवरऑल उसके ऊपर मैं सुना था बैरिस्टर अकील तो कह रहे हैं कि शायद उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई हो। देखिए, मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं है। केपीके के वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके जो है कानून के मुताबिक अगर कोई कानून उन्होंने तोड़ा है तो होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और नहीं होनी भी नहीं चाहिए। ये चीजें जब आप इस तरह के अल्फाज बोलते हैं तो आप खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं, और जिस तरह से झड़ रही है इनकी स्ट्रीट पावर, और जो आप देख रहे हैं कि एक तरीके से लोग अब पीटीआई के लिए बाहर नहीं निकल रहे। स्वाबी जलसा भी आपने देखा कि लो टर्नआउट था, जबकि केपीके में उनको वैसे शिकायत रहती है कि हमें मौका नहीं दिया जाता निकलने का, लेकिन केपीके में कोई ऐसी कदर नहीं थी। तो मेरे ख्याल से जब ये जो भी अंदर से बाहर गलाजत निकलती है तो उससे आप खुद ही एक्सपोज होते हैं। और राणा साहब, यहाँ पे एक बड़ा बुनियादी सवाल है, वो ये है कि आपके नज़दीक पीटीआई की मकबूलियत कम हो रही है, आपके नज़दीक पीटीआई के लिए लोग अब बाहर नहीं निकलते। अगर ये हुकूमत को इस बात का यकीन है तो फिर साहब आप इजाज़त दे दें उन्हें। आप फिर दफ़ा 144 क्यों लगाते हैं लाहौर पंजाब में? आप फिर उन्हें मीनारे पाकिस्तान जलसा करने की इजाज़त क्यों नहीं देते? आपको अगर ये यकीन है कि ये पार्टी फारिग हो गई, इनकी मकबूलियत नहीं है, लोग इनके लिए नहीं निकलेंगे, तो बिस्मिल्लाह कीजिए, इन्हें एक्सपोज कीजिए, इन्हें दिखाएं कि ये राजी मैदान, ये रहा घोड़ा, बंदे भर के दिखाएं। वो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फिर आप वो ऑप्टिक्स क्यों ऑप्ट करते हैं जो आपके दावों की ही नफी करते हैं? देखिए, पहले तो मैंने आपको स्वाबी के जलसे की टर्नआउट के बारे में बताया। दूसरा, मैं यहाँ ये जरूर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जितने भी पीटीआई के वर्कर्स हैं और पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, कि पूरे पंजाब में किसी एक खित्ते में किसी ने भी जो है वो एहतजाज नहीं किया, क्योंकि लाहौर में तो पाबंदी लगी हुई थी और दीगर जगहों पे शायद नहीं लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद कोई कहीं नहीं निकला। तो इतने ये लॉ अबाइडिंग जो अब हो गए हैं, अच्छी बात है अगर वो कानून की पासदारी की वजह से वो बाहर नहीं निकले। लेकिन दूसरा जो आपका सवाल है
बिल्कुल मुमकिना तौर पे आगे आने वाले वक्त में ये हो सकता है कि किसी किस्म की पाबंदी ना लगे। ये जो मखसूस जो इनको लाहौर में पाबंदी लगाई गई थी वो तो मैचेस हो रहे थे और हम नहीं चाहते थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई माहौल ख़राब हो, जिस तरह का जलाओ घेराव की तारीख है पीटीआई की वो दोहराई जाए। और फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स थे जिसकी वजह से इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन इनको कुछ अर्सा पहले इजाज़त मिली भी जलसा करने की और उन्होंने जलसे किए भी, लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो लोकल इंतज़ामिया को जो भी प्रिकॉशंस है वो लेने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक तो जो इनका हिस्ट्री है वायलेंस की, वो वजह बनती है कि इजाज़त शायद इनको ना मिले जो लोग, और सिक्योरिटी के कंसर्न्स बनते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये एहतजाज करना हर सियासी जमात का बुनियादी हक है अगर वो पीसफुल हो। तो राणा साहब, ये एहतजाज से पहले ही पकड़ धकड़ क्यों शुरू हो जाती है? ये ऐसी पकड़ धकड़ तो हम JUI फे के जलसे जुलूस के दौरान या उससे पहले नहीं देखते। ऐसी पकड़ धकड़ या ऐसी दफ़ा 144 का निफाज हम जमात इस्लामी के जलसे जुलूस और एहतजाज के मौके पर नहीं देखते। वाई ओनली PTI? इससे क्या डर है आपको? आपके नज़दीक तो ये जमात मकबूलियत खो रही है, तो ये आपके जो एक्शंस हैं और जो दावे हैं उनमें तजाद दिखाई देता है बज़ाहिर। देखिए, उसकी वजह है, उसकी बेसिक वजह ये है कि ज़मान पाक के अंदर पेट्रोल बम इस्तेमाल किया गया, वो किसी और जमात ने नहीं किया। 9 मई के हवाले से जो हमलावर हुई ये जमात और जलाओ घराव जिना हाउस का किया, पाकिस्तान एयरफोर्स के मुजस्मे जलाए गए, सिंबल्स को जलाया गया, GHQ पे हमला किया, किसी जमात ने नहीं किया। अभी जो 26 नवंबर में टेयर गैस और शेल का इस्तेमाल किया हुकूमत के खिलाफ, PTI के वर्कर्स ने, किसी जमात ने किया। 150 पुलिस वाले जख्मी हो गए, शहादतें हुई पुलिस वालों की, रेंजर्स की, कोई इनके लोगों की भी जो है वो हुई, किसी एक जान भी नहीं जानी चाहिए थी। तो ये जो एक वायलेंस की हिस्ट्री है वो किसी जमात की नहीं है। तो इस वजह से इनके ऊपर जो है ये खसूसी शफकत की जाती है। वैसे जब आप इनका दौरे हुकूमत था और हमारा कोई जलसा होता था तो हमारे घरों में भी पुलिस वाले आते थे और छापे पड़ते थे। तो ये ऐसी कोई अनहोनी भी नहीं है जो PTI के दौर में नहीं हो रही। लेकिन अब अगर ये राणा साहब चूंकि आप तर्जुमान भी है, कोऑर्डिनेटर भी हैं प्राइम मिनिस्टर के, आज जो 6 जजेस गए हैं ऊपर सुप्रीम कोर्ट में, 7 में जज कायम मकाम हाई कोर्ट से गए हैं और फुल कोर्ट का इजलास हुआ, उसमें से जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, उसमें बायकॉट भी किया 2 जज साहबान ने और अली जफर साहब ने, बिस्टर गौहर ने। उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब कह रहे थे ये जो कुछ आपने किया आपकी हुकूमत ने, ये कोर्ट पैकिंग है, हम ख्याल जजेस की तयनाती है, और पाकिस्तान जो जस्टिस इंडेक्स है उसमें 142वें नंबर पर 140वें नंबर पर है। हाउ वुड यू जस्टिफाई? देखिए, जो 142वें या 146वें पे नंबर पे है वो तो पुराने निज़ाम के तहत है। तो आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि जो पिछला निज़ाम था पाकिस्तान की जुडिशरी का, उसकी डिलीवरी कोई ख़ास नहीं थी। और आपने देखा कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट में एक जंगी माहौल रहा और किस तरीके से जो है वो सियासत के अंदर मैं कहूँगा कि जुडिशरी शामिल हो गई कि वज़ीर आज़म को भी टकाटक बाहर किया। तो ये तो निज़ाम है। अभी तो आईनी जो अमेंडमेंट्स हुई वो आईनी तरीके से हुई, पार्लियामेंट ने अपना हक जो है उसको प्रैक्टिस किया और ये आईनी तरमीम हो गई और अब इम्प्लीमेंट हो रही है। तो अब हमें इसको थोड़ा सा जरा जो है वो सब्र के साथ देखना चाहिए। अब हमें उम्मीद है कि ये जो 100 जो बॉटम के अंदर जुडिशरी के अंदर इंडेक्स है, वहां से हम राणा साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। यहाँ हमें छोटी सी एक ब्रेक है नाज़रीन, और वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी। उनसे हम जानेंगे कि अब PTI का अगला लाए अमल क्या है इस सारी सूरत हाल के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में मुझे अभी ज्वाइन किया सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया बप्पी साहब, आपने वक्त दिया। खान साहब जेल में सहाफ़ियों से गैर उसमें गुफ्तगू कर रहे थे, नाउमीदी सी झलक रही है। वो एक तो सेटअप को फ्रॉड कह रहे हैं, फिर मुज़ाकरात को कह रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं है, ख़त लिख रहे हैं। तो अगर बातचीत का फ़ायदा नहीं है और सिस्टम से कोई उम्मीद नहीं है तो फिर व्हाट एग्जैक्टली PTI इज़ अप टू नाउ? क्या लाहे अमल है PTI का? जामी साहब, एक चीज याद है, सियासत कोई एक मतलब कांस्टेंट चीज नहीं है, ये एवोल्यूशन है, ये इर्तिका है। कभी मुज़ाकरात भी होते हैं, कभी मज़ामत भी होती है। लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासत चल रही है ये अपनी मुनफरद सियासत है, जिसमें एक जमात है और एक लीडर है और बाकी सारा का सारा एक पूरा ग्रोह है जो उसके खिलाफ है। अब उसको गिराने के लिए पूरा सिस्टम खुद ही गिरता चला जा रहा है। यानी आप देखिए 8 फरवरी 2024 से लेके आज 10 फरवरी 2025,
इस 1 साल और 2 दिन में क्या कुछ नहीं हुआ। पहले अपनी मर्जी का एक पार्लियामान लगाया गया, अपनी मर्जी के लोग बिठाए गए, जिसको पॉन्स कहते हैं, वो बिठाए गए, उन डमीज को फिर हुकूमतें बनाई गई, फिर 26वीं तरमीम कराई गई, किसी शर्मनाक तरीके से इन्हीं के लोगों को घरों से उठा के तुम वोट करो, 50-50 करोड़ 70-70 करोड़ रुपए दे लोगों के जमीर को खरीदा गया। फिर जो वो तरमीम पास होगी, अब कहते हैं जी अब क्योंकि पार्लियामान कंट्रोल, अब जुडिशरी कंट्रोल करते हैं, अब फुल कोर्ट कंट्रोल करना है, क्योंकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के सारे केसेस फुल कोर्ट में जाएंगे, यानी किस्म के जजेस लगाएंगे। ये पीपल्स पार्टी का जज है, ये नून लीग का जज है, ये किसी इदारे की छतरी के नीचे शायद वकील काम करते हैं, इनको भी जज लगा दो। यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलावा लाहौर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में ऐसे जजेस लगाए जिनकी कोई शायद क्रेडिबिलिटी हो ना हो, लेकिन उनका किसी पॉलिटिकल जमात से जरूर ताल्लुक होगा। मैं आपको मजे की चीज बताता हूँ, आज से 4 दिन पहले पंजाब के जुडिशियल जेसीपी की मीटिंग हुई, तो उसमें जो 9 लोग हैं वो तो यकीनन एक साइड पे, लॉ मिनिस्टर भी होंगे, चीफ जस्टिस साहब भी होंगे, बाकी भी होंगे, सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो इख्तलाफ करते हैं, बैरिस्टर गौहर साहब और बैरिस्टर अली जफर साहब। तो उन 9 लोगों पे जब सिलेक्शन का क्राइटेरिया, तो टोटल 9 ही लोगों की लिस्ट आई कि 9 लोगों को जज लगाना है, और मजाल हो कि उन 9 लोगों के ऊपर जो 9 जुडिशियल मेंबर्स थे उनमें किसी ने एतराज किया हो। ये नहीं कि हुआ ये होगा कि इनकी एक सिलेक्शन होगी जिसमें कहा कि मिस्टर ए को सिलेक्ट करना है, सब एग्री, तो उसने कहा जी मेरा मिस्टर बी भी करें, उसने दूसरे ने कहा नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है कि इतना नेशनल लेवल का कंसेंसस पाया जा रहा है कि 9 लोगों में किसी को इख्तलाफ ही नहीं रहा, ये तो अच्छी बात। एग्जैक्टली जावेद साहब, आपने सही नफ्स में कंसेंसस जरूर है, लेकिन कंसेंसस है कि ऐसे जजेस जो हमारी मर्जी के हों, जो कल को इमरान खान को रगड़ सके। ये नफ्स का फैसला कहाँ जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट इस्लामाबाद में जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट इस्लामाबाद अपनी मर्जी का बनाता है। उसके बाद कहाँ जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लगा है। अगर कल को फुल कोर्ट में जाएगा तो वहां देखते हैं इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल कहाँ जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाएगा। अल्टीमेटली फैसला तो फिर कहाँ जाएगा? और फुल कोर्ट में चला। हर चीज को प्लान, पूरा रियासत पूरा सिस्टम प्लान कर रहा है इमरान खान ये तो है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन इसके पैरेलल बप्पी साहब, गवर्नमेंट ये समझती है, अभी राना एहसान अफजल साहब भी मेरे प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू, और आप भी कह रहे हैं कि सिस्टम गिर रहा है, बट अनलाइक सिस्टम गिरना, ये देखिए कि इसके पैरेलल नए जजेस भी सुप्रीम कोर्ट चले गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी नए जज जा पहुंचे, लाहौर हाई कोर्ट में भी नए जज जा रहे हैं, तो फवाद चौधरी साहब तो उसे कोर्ट पैकिंग कह रहे हैं। फिर बदले में आप लोग लाहौर में जलसा नहीं कर सके, फिर बदले में पीटीआई के हमनवा जो वकला हैं, कोई लॉयर मूवमेंट से आपको तवक्कुआत थी, वो भी कोई एहतजाज बर्पा नहीं कर सके। तो ये सिस्टम गिर रहा है या सिस्टम तगड़ा हो रहा है? जावेद साहब, जब सिस्टम चलना चाहता है ना तो कोई रोक नहीं सकता। अयूब के दौर में सिस्टम चला था, फिर उसके बाद याया के दौर में सिस्टम चला, फिर उसके बाद ज़ियाउल हक ने सिस्टम चलाया, फिर परवेज मुशर्रफ ने सिस्टम चलाया। सिस्टम पाकिस्तान में जिन्होंने चलाना है, जब वो चलाने पे आ जाए कोई रोक नहीं सकता। मसला ये क्या सिस्टम को अवाम की तायद है या नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप चलाने को 10, 15, 20 साल इसी शबाशी को बिठा दो जी और इलेक्शन ही नहीं कराने, ये वज़ीर आज़म था हयात है, जब तक है इसको वज़ीर आज़म जो है ना वो हयात बनाना, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं चुप कर, क्योंकि सिस्टम चलाना चाह रहा। सो सिस्टम चलाने पे आए तो कोई नहीं रोक सकता। इशू ये बनता है क्या सिस्टम की तायद है, वो नहीं है। और इस वक्त जिस किस्म की फ्रिक्शन, पोलराइजेशन इस सिस्टम को अवाम से फील हो रही है, जिस किस्म की हीट इस टाइम अवाम से इनको फील हो रही है, शायद पाकिस्तान की तारीख में नहीं। आप एक रेडी वाले से जाके पूछे ना कि हुजूर तेरी मुश्किलात का इशू किस जगह पे है, वो आपको इशारा करता नजर आएगा। दैट इज वेयर द डिफरेंस लाइज। ये वो चीज है जो इमरान खान के हाथ है, ये वो चीज है जो खान ने अपने हाथ में रखी। लेकिन रेडी वाला लाहौर में निकला क्यों नहीं? इशू ये कि निकल कैसे सकता है? क्या आप समझते हैं कि डी चौक में जो लोग निकल के आए थे, क्या वो निकल सकते थे? जब 14 लोगों को शहीद कर दिया, जावेद साहब, गोलियों के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। आप शायद वहां पे 1 लाख बंदा डी चौक लेके चले जाए ना, तो उस पर पहला 1000 बंदा ही मारना होगा। आज तक किसी एक वाले ने, किसी गवर्नमेंट ने एक बंदे ने कहा कि 14 लोग वहां पे शहीद हुए थे, ये एक्नॉलेज नहीं करेंगे। सो गोलियों के सामने कोई नहीं खड़ा सकता। एट हार्ट लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, पाकिस्तान में डी चौक में क्या हो, सबको पता है, बोलेगा कोई नहीं। सो ये वो चीजें आपके रेडी वाले को पता तो है मसला क्या है। मसला ये कि वो बेचारा पंजाब का किसान बर्बाद हो चुका है, हमारी गंदम लेने वाला बंदा कोई नहीं है। 2400 में गंदम मिल रही है इस टाइम के ऊपर, लेकिन किसान सड़क पे नहीं आ सकता क्योंकि उसको भी शायद गोली मार दी जाएगी। पाकिस्तान में जो निजाम इतना तगड़ा है, उसको चैलेंज करने पर, उस पर इशारा करने पर बहुत कुछ हो सकता है। आप तो बेहतर समझते हैं जी। चलें, सिस्टम तगड़ा है, आप समझ रहे हैं, चैलेंज करना मुश्किल है, गोली के डर से बाहर नहीं निकले, ये आपकी राय है। लेकिन अब खत लिख रहे हैं इमरान खान साहब, एक और खत भी मेरी इत्तला लिखने जा रहे हैं इसी हफ्ते में, लेकिन मुज़ाकरात से उम्मीद कोई नहीं है, डील करने को वो तैयार नहीं है, बातचीत का फ़ायदा नहीं है, टीम को मैंने कह दिया, ये खान साहब कह रहे हैं। सो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अब व्हाट एग्जैक्टली पीटीआई इज़ अप टू नाउ, क्या है आपका अगला लाए अमल?
पप्पी साहब, मुजामत सर, और कुछ नहीं हो सकता। हर वक्त आने पे एक मुजामत होगी। परसों जी आवाज आ रही है जी बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ जी। जो मुजामत हमने परसों 8 फरवरी की है, उस तरह की मुजामत चलती रहेगी। आपने खत का हवाला दिया, इससे पहले खत इमरान खान साहब से पहले बहुत सारे लोग भी लिख सकते हैं। आपको जस्टिस नईम अफगान का खत याद होगा, जो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के जज को लिखा था। आपको जस्टिस बाबर सत्तार का खत याद होगा, जो सुप्रीम कोर्ट को लिखा था। आपको अभी इस वक्त जो जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर ने जो खत लिखा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, पाकिस्तान में एक ही चीज है, वो खत लिखना, और कोई कुछ नहीं कर सकता। खत लिखने का मकसद पता है क्या होता है? अवाम को बताना कि इस सिस्टम के फ्लॉज क्या है। वरना यहाँ पे कौन आपकी रुदात, यहाँ पे एक SHO आपकी FIR दर्ज नहीं कर सकता, मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर बैठ के वो अपने केसेस नहीं लड़ सकता, तो खत के अलावा कोई हल नहीं। चलना आगे क्या होगा? देखिए, हमारे पास एक ही चीज है, वो एक स्ट्रीट पावर है, वो अवाम की ताकत है। हम जहां पे होगा उसको यूज करते रहेंगे। हम वक्तन फवक्तन सड़कों पे आते रहेंगे और अपना केस अवाम की अदालत में लेके जाते रहेंगे। आखिर कब तक ये सिस्टम इतना तगड़ा होकर चलता रहेगा कि बगैर अवाम की तायद के खड़ा रहेगा? नहीं हो सकता। देखिए, खुदा की खुदाई भी तो है, यहाँ पे खुदा की अवाम भी तो बसती है। कहीं तो हमारी इस अवाम की दुआएं भी तो इमरान खान के काम आ जाएंगी। सो अल्टीमेटली सिस्टम को चैलेंज करते रहेंगे, जो के कमजोर हैं, कमजोर लागर हैं, मरे पड़े हैं, गिरे पड़े हैं, शहीद, एक सिस्टम को चैलेंज करते रहेंगे। आखिर ये सिस्टम खुद एक जगह अपनी लेजिटिमेसी खो देगा, अपनी जो खुद इरादियत है वो खो देगा। उस वक्त ये जंग चलती रहेगी। बाकी अल्लाह बाकी कहीं ना कहीं पे तो हमारी भी सुनी जाएगी इंशाल्लाह। चलिए, आपकी पार्टी के शौकत यूसुफजई साहब, आपने सवाबी जलसा किया, वो ये कहते हैं कि जी पार्टी में डिसिप्लिन नहीं था, डिसिप्लिन का इशू था। कुछ लोग सस्ती शोहरत के लिए पार्टी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, इनके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। सवाबी जलसे में जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। व्हाट वेंट रॉन्ग सर? क्या कह रहे हैं यूसुफजई साहब? कौन है सस्ती शोहरत के लिए भूखा? अच्छा, मैंने यूसुफ साहब की स्टेटमेंट देखी नहीं है, कुछ की होगी तो मेरा उसका कोई ऐसा मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं। बट हैविंग पार्टियां चलती रहती है, इख्तिलाफात हर जगह पे होते हैं। मुझे फख्र है मैं उस पार्टी में हूँ जिसका लीडर पिछले 1 साल से जेल में, तब भी अपने 8 फरवरी का इलेक्शन इस पार्टी के साथ लड़ा था, इन्हीं लीडरशिप के साथ लड़ा था। हमारी सारी लीडरशिप छुपी हुई थी, फिर भी बगैर निशानात के हमने इलेक्शन लड़ा। सो अगर कहीं पे हमारा कोई आर्गूमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है आपस में, तो ये छोटा मोटा इशू, इसमें ऐसा कौन सा जिसको डिस्कस किया। चलिए, आज एक तो वक्त की किल्लत भी है, और दूसरा आपसे जो मेरा राब्ता हुआ इंटरनेट के जरिए, उसमें भी कुछ डिस्टॉर्शन है। कोशिश करें किसी और रोज़ किसी नए शो में बेहतर मवासलाती राब्ते के जरिए आपकी आवाज़ में भरपूर सुन सकूं। डिस्टॉर्शन रही है, लेकिन आप तशरीफ़ लाए मेरे प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का। मुख्तसर जायज़ा लेते हैं पब्लिक पल्स ऑन सोशल मीडिया। पब्लिक पल्स सोशल मीडिया का अगर हम जायज़ा लें तो एक्स के ऊपर जो 4 ट्रेंड हैं बड़े दिलचस्प हैं। एक तो जुनैद अकबर के हवाले से है कि जुनैद अकबर फेल्ड। ये जो सवाबी जलसा हुआ उसको लेकर के PTI के चाहने वाले, उनके अंदर जो राय पाई जाती है उसकी गमाज़ है, लेकिन इसमें कुछ हुकूमती चाहने वालों का भी हिस्सा है इस ट्रेंड के अंदर। मैंडेट चोरी का 1 साल, ये नंबर 2 पे ट्रेंड जा रहा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों की जानिब से ये ट्रेंड चलाया जा रहा है। उनको लगता है कि 8 फरवरी पिछले साल जो इलेक्शन हुआ वो मैंडेट पे डाका डाला गया, और ये ट्रेंड कई हज़ार ट्वीट्स के साथ मुसलसल सरे फहरिस्त भी है। नंबर 2 पे। नंबर 3 पे यौम तामीर व तरक्की, जो गवर्नमेंट इन पार का दावा था 8 फरवरी को, जो अखबारात में इश्तिहार छपे कि एक तरफ यौम एहतजाज है PTI का, तो दूसरी जानिब यौम तामीर व तरक्की है। लेकिन जो मैंडेट चोरी का 1 साल है, जो PTI का ट्रेंड है, उसका अगर हम मुकाबला करें यौम तामीर व तरक्की के ट्रेंड के साथ जो एक्स पे जारी है, तो देयर इज़ नो कंपैरिजन। क्योंकि जो हुकूमत के चाहने वालों का ट्रेंड है उसमें नंबर ऑफ़ जो पोस्ट हैं, नंबर ऑफ़ ट्वीट्स हैं, बहुत कम हैं। मसलन अगर मैंडेट चोरी का 1 साल 33,000 पे लीड कर रहा था चंद घंटे पहले, तो यौम तामीर तरक्की 2, 3 या 4 हज़ार तक अभी तक गया था, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ। चंद घंटे पहले का डेटा मैं पेश कर रहा हूँ। और पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट ये नंबर 4 पे चल रहा है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के न्यू इकोनॉमी एंड दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक रिपोर्ट है जो पाकिस्तान के हवाले से है। IMF का वक्त भी आया हुआ है। ये 4 ट्रेंड हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त सरे फहरिस्त हैं। लाइव जामी में आज के लिए इतना ही। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।